नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के लेक्चर में यूनिट थर्ड हम पढ़ रहे हैं और यूनिट थर्ड में आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो सॉलिड स्फीयर के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखो तो हेडिंग डालो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्लियर है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को क्या कहेंगे? गुरुत्वीय विभव। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यानी गुरुत्वीय विभव और दूसरा क्या? एंड फील्ड। ठीक है, ये जो ग्रेविटेशनल वर्ड है ये पोटेंशियल के साथ भी है और फील्ड के साथ भी है, यानी आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी निकालना है, गुरुत्वीय विभव, और ग्रेविटेशनल फील्ड भी निकालना है यानी गुरुत्वीय क्षेत्र। क्लियर है। तो देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड फील्ड किसके कारण निकालेंगे? ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर। किसके कारण? सॉलिड स्फीयर के कारण। क्लियर है, यानी ठोस गोले के कारण। कोई एक ठोस गोला है उसके कारण निकालेंगे। ठीक है, देखो तो ध्यान देना। तो एक सॉलिड स्फीयर मान लो इस तरीके से। क्लियर है, एक ठोस गोला है, सॉलिड स्फीयर है और जिसका सेंटर कितना है? O, जिसका केंद्र कितना है? O। क्लियर है, और इसकी जो रेडियस है, त्रिज्या है, आप मान सकते हो कैपिटल R। क्लियर। ठीक है, और ध्यान देना आपको इसके कारण, इस ठोस गोले के कारण, इस सॉलिड स्फीयर के कारण क्या निकालना है? पहले निकालेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, यानी V, और ये क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड यानी F। दो चीज़ें निकालनी है। क्लियर है। तो देखो तीन स्थितियां होंगी इसमें, तीन केसेस बनेंगे। एक बार तो इस सॉलिड स्फीयर के बाहर निकालेंगे, एक बार सरफेस पर और एक बार भीतर। तो पॉइंट P मानते हैं जिस पर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और फील्ड ज्ञात करेंगे। तो देखो आप इसकी लैंग्वेज लिखें, लेट अस कंसिडर ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R। क्लियर है, लेट अस कंसिडर ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R। यहाँ तक बातें समझ में आई? आगे देखो, लेट देयर इज ए पॉइंट P एट विच वी विल फाइंड आउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड फील्ड एट डिस्टेंस स्मॉल r। स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर आपको गुरुत्वीय विभव तथा क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो अब वो जो पॉइंट P है, वो पॉइंट P स्मॉल r डिस्टेंस पर मानेंगे तो वो बाहर भी हो सकता है, स्मॉल r डिस्टेंस पर पॉइंट P उसके सरफेस पर भी हो सकता है और भीतर भी हो सकता है इस गोले के। क्लियर है। तो फर्स्ट केस जो हम मान के चलेंगे क्या हो जाएगा? इनसाइड। पहले आउटसाइड का कर लेते हैं। आउटसाइड, आउटसाइड यानी बाहर। तो आउटसाइड द स्फीयर कह दो या सरफेस कह दो, है ना, यानी पृष्ठ के बाहर, या स्फीयर यानी गोले के बाहर, बात एक ही है। तो सरफेस लिखो चाहे स्फीयर लिखो, यानी इसका मतलब ये है पॉइंट P जो है आपको कहाँ मानना है? बाहर, यहाँ पर। ठीक है, और पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो आप कितनी मान रहे हो? स्मॉल r। क्लियर। तो पॉइंट P जो है ना बाहर है, तो देखो स्मॉल r जो है वो ग्रेटर देन होगा कैपिटल R से। ये आपकी हेडिंग हो जाएगी आउटसाइड द स्फीयर या आउटसाइड द सरफेस। क्लियर है। ठीक है जी, चलो देखो इसकी लैंग्वेज तो मैंने जितनी बोल दी वो आपको पहले लिखनी है ना। फर्स्ट केस से ऊपर की लैंग्वेज थी वो, यानी जो लैंग्वेज तीनों केसेस के लिए सेम है। अब है ना, डायग्राम जो है वो फर्स्ट केस का है जो हेडिंग आपने लिखी है। और अब देखो करना क्या है, देखो मानेंगे, है ना, क्या मानेंगे? जो फर्स्ट केस से पहले की लैंग्वेज है ना, तो उसमें एक दो लाइन और लिखो। आप मान के चलेंगे क्या कि ये जो स्फेरिकल, ये क्या है? सॉलिड स्फीयर है, ठोस गोला है। मान के चलेंगे कि ये किससे मिलकर बना है? बहुत सारे स्फेरिकल सेल्स से मिलकर बना है, यानी क्या बोलेंगे? गोलीय कोष से मिलकर बना है बहुत सारे। ठीक है, इस तरीके से देखो, है ना, इस तरीके के बहुत सारे गोलीय कोष हैं, इनसे मिलकर ही तो बना है। इस तरीके से, है ना,
भाई ऐसी ऐसी बनाते रहोगे तो तभी तो भरेगा, ये तभी तो बना है। इसका मतलब है ऐसे ऐसे, ये क्या है, ये क्या है, एक गोलीय कोश है, यानी स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल, इसे कहते हैं गोलीय कोश। तो इसका मतलब है ये जो सॉलिड स्फेयर है, और ये पूरी आकृति क्या है, सॉलिड स्फेयर। तो ये जो सॉलिड स्फेयर है ना, ये बहुत सारे, है ना, स्फेरिकल सेल से मिलकर बना है। क्लियर है? यानी ये जो ठोस गोला है वो असंख्य, क्या बोलेंगे, स्फेरिकल यानी गोलीय कोश, गोलीय कोश से मिलकर बना है, ऐसा मान के चलेंगे। ठीक है, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकालते थे तो कोई भी बॉडी जो थी उसे स्मॉल एलिमेंट मान के चलते थे, उसके मान के चलते थे कि वो बॉडी जो है उस स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बनी है। क्लियर है? यानी उस सूक्ष्म अवयव से मिलकर बनी है। ठीक इसी प्रकार इसके जो स्मॉल एलिमेंट्स होंगे वो ये क्या हो जाएंगे, स्फेरिकल सेल हो जाएंगे। और ये सारे स्फेरिकल सेल कैसे हैं, कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक यानी समकेंद्रीय, यानी इनके केंद्र, इनके सेंटर कैसे हैं, सबके एक समान है। सबका सेंटर, चाहे ये हो इसका भी सेंटर हो, ये हो इसका भी सेंटर हो, ये हो इसका भी सेंटर हो। ठीक है, तो आप उससे बना लेना प्रकार से अच्छे तरीके से, है ना। सबका सेंटर क्या है, सेम, तो इसे क्या कहेंगे, कंसेंट्रिक यानी समकेंद्रीय गोलीय कोश है ये। तो ध्यान देना, आपको पोटेंशियल निकालना है इस पूरे सॉलिड स्फीयर के कारण। तो इसका मतलब है पहले इसके कारण निकाल लो, इसके कारण निकाल लो, इसके कारण निकाल लो, जितने भी स्फेरिकल सेल हैं सबके कारण निकाल लो, और पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इन सबको ऐड कर देंगे तो टोटल पोटेंशियल निकल जाएगा, जो इस पूरे के कारण होगा, किसके, सॉलिड स्फीयर के कारण। क्लियर है? तो ध्यान देना, ध्यान दे दो एक मिनट। देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, है ना, देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल रहे हैं, और ग्रेविटेशनल का पोटेंशियल का फॉर्मूला जानते हो, किसके कारण निकाल रहे हो, पहले स्फेरिकल सेल के कारण। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल। ठीक है, स्फेरिकल सेल के कारण। और देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने करा रखा है आपको, क्या होता है, माइनस का, आपको याद होगा, GME/RE, इस तरीके से कराया था ना। लेकिन यहाँ अर्थ की बात नहीं चल रही है, वो तो अर्थ के केस में था, यहाँ हो जाएगा GM/R। ठीक है, और R वहाँ रेडियस थी किसकी, अर्थ की, RE, लेकिन यहाँ रेडियस कितनी है, R, तो यहाँ क्या रहेगा, कैपिटल R। क्लियर है? और सुनो ध्यान से, यहाँ देखो M की जगह क्या आएगा, स्मॉल m। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो फॉर्मूला है ये क्या बन जाएगा, 1 के लिए। देखो पहले मान लो इसके लिए बात कर रहे हो आप, ठीक है, इसके लिए पहले रिंग के लिए, तो ड्यू टू फर्स्ट स्फेरिकल सेल। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट स्फेरिकल सेल, V1 बराबर क्या हो जाएगा, आपको पता है, माइनस का G, और पहले का जो मास है ना, पहले स्फेरिकल सेल का इसका जो मास है वो मान लो कितना है, स्मॉल m1, और अपॉन में क्या आएगा, इसके लिए देखो रेडियस, इसके लिए मान लो कुछ, इसके लिए रेडियस देखो क्या मानो, ध्यान देना, पूरे की रेडियस क्या है, पूरे की रेडियस कितनी है, r। लेकिन आप देखो डिस्टेंस देखते हैं, डिस्टेंस देखते हो ना, वो जो डेरिवेशन कराया था उसमें डिस्टेंस थी r, किस किस के बीच, सेंटर और जिस पॉइंट पर निकालते हैं उसके बीच की डिस्टेंस लेते हैं। तो देखो सेंटर तो ये है, और जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं वो P है, तो इसका मतलब है सेंटर और पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस ली जाएगी। ठीक है, तो क्या आएगा, R। बात समझ में आई? G तो आता है फॉर्मूले में, आपको पता है, लेकिन ME फॉर्मूला तो ये होता है ना, ME की जगह, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, और इससे पहले एक फॉर्मूला ये भी आया था, R, इस तरीके से, R बराबर फिर R ही रखा था उस डेरिवेशन में, आपको याद होगा। तो ये होता है, तो ME की जगह क्या आएगा, M1, क्योंकि वहाँ मास लिया था अर्थ का, लेकिन यहाँ मास किसका लेंगे, पहले के लिए कर रहे हैं तो M1, दूसरे के लिए करोगे M2। ठीक है, और R सबके लिए सेम रहेगा, क्योंकि पॉइंट P पर निकाल रहे हैं और पॉइंट P की डिस्टेंस नापनी है सेंटर से। ठीक है, क्योंकि इन सब का सेंटर सेम है। ठीक है, तो R सबके लिए सेम रहेगा, तो V1 क्या हो जाएगा, माइनस का G M1/R। इसी प्रकार बताओ V2 माइनस का G M2/R। इसी प्रकार V3 माइनस का G M3
अपॉन आर, और इसी प्रकार चलते रहो। ठीक है, तो बताओ टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसके कारण? इस पूरे सॉलिड स्फीयर के कारण। भाई इसके कारण निकाल दिया, इसके कारण निकाल दिया, इसके कारण, जितने भी हैं ये सेल है ना, स्फेरिकल सेल, सबके कारण निकाल दिया। अब उन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, तो पूरे किसके कारण आ जाएगा? सॉलिड स्फीयर के कारण। तो देन टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ठोस गोले के कारण। ठीक है, तो V बराबर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 और प्लस कहाँ तक? Vn तक। ठीक है जी, बताओ कोई दिक्कत हो तो। अब देखो ध्यान देना, V बराबर देखो V1 का मान माइनस का G m1 अपॉन R, V2 का मान माइनस का G m2 अपॉन R। ठीक है, और इसी प्रकार करा था ना, तो इसमें Vn और लिख लो, माइनस का G mn अपॉन R। ठीक है, तो इसी प्रकार करते करते तीसरे का लिख लो, माइनस का G m3 अपॉन R, और है ना माइनस ही आ जाएगा। कहाँ तक करना है? Vn का और रख लो, माइनस का G mn अपॉन R। ठीक है, देखो कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन लो। ठीक है, अब देखो आपको क्लियर दिखा होगा थोड़ा। देखो यहाँ से कॉमन ले लो, V बराबर क्या कॉमन आ रहा है? माइनस का G है ना अपॉन R, अंदर क्या बचा? m1 प्लस m2 और प्लस कहाँ तक? mn तक। ठीक है जी, और ये सारा इन सारे सेल्स के मास जोड़ दोगे तो पूरे सॉलिड स्फीयर का मास ना आ जाएगा, और पूरे सॉलिड स्फीयर के मास को आप मान सकते हो कैपिटल M। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? देखो इधर V बराबर माइनस का G m अपॉन R, ये पूरे सॉलिड स्फीयर का मास है कैपिटल M। लिख देना वेयर करके साइड में, वेयर m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डैश mn बराबर कैपिटल M बराबर मास ऑफ सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो V बराबर आपका कितना आया? माइनस के जी एम अपॉन स्मॉल r। ठीक है, नोट करो, चलते हैं फिर आगे। कर लोगे ना यहाँ तक? तो वीडियो को पोस्ट करके नोट कर देना या स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब क्या निकालना है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल लिया, ग्रेविटेशनल फील्ड और निकाल लो, इस केस में ही है ना, आउटसाइड। देखो ग्रेविटेशनल क्या निकालना है? फील्ड। चलो देखो ध्यान देना, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है ना आपको, तो एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने फर्स्ट यूनिट में। F बराबर क्या होता है? माइनस ऑफ ग्रेडियंट है ना, माइनस ऑफ ग्रेडियंट फाई। ये यू रहता था वहाँ पे है ना, लेकिन कहने का मतलब पता है क्या है? यहाँ पर क्या होना चाहिए? स्केलर फंक्शन होना चाहिए, और यहाँ पर क्या होना चाहिए? वेक्टर फंक्शन होना चाहिए। तो स्केलर फंक्शन में यहाँ पे आप v लेंगे। ठीक है, v। ठीक है, क्लियर है? चलो तो अब एक बार बताओ, यहाँ से इसका यूज करेंगे तो F बराबर, यहाँ पर पता है F क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड है, जिसे आप इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड भी कहते हैं। क्लियर है? तो देखो F बराबर माइनस ऑफ ग्रेडियंट V, और ग्रेडियंट का मतलब है माइनस के dV अपॉन dr, इस तरीके से। तो dV का मान रख लो उधर से, F बराबर आ जाएगा माइनस का d अपॉन dr, और V का मान रखो, V की वैल्यू माइनस का Gm अपॉन R। ठीक है जी, क्लियर है? चलो तो ये फॉर्मूला है ना, फिलहाल के लिए याद रखो, मैं साइड में बताऊंगा ये आया कहाँ से, क्योंकि आप थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में जो मैंने आपको पढ़ाया था ना, वो ये था, ये वाला। ठीक है, तो बताऊंगा अभी कैसा आया, ध्यान दो। तो इसे अभी रिमेंबर लिख दो, अभी बताऊंगा है ना। देखो तो V का मान रख दिया आपने वहाँ से। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और कांस्टेंट कहाँ गया? बाहर, तो Gm तो बाहर निकाल लो, और ये हो जाएगा d अपॉन dr r की पावर -1। ठीक है जी, तो देखो कर लो इसका डिफरेंशियल, इधर कर लो। चलो Gm देखो r की पावर -1
डिफरेंशियल कर रहे हो ना, तो आर की पावर -1 जो है वो कहाँ जाएगी, मल्टीप्लाई में, और आर की पावर -1 अपॉन -1 अपॉन में नहीं आता बल्कि मल्टीप्लाई में आता है, इंटीग्रल में आता है अपोन में, तो ठीक है ना। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा, x की पावर n का, तो n शुरुआत में आया यानी -1 और x की पावर n-1 तो -1 हो जाएगा, ठीक है जी। आगे ही लिख लो माइनस का gm, ये r की पावर -2 बचेगा, अपोन में ले जाएं तो +2 हो जाएगा, ठीक है। तो f बराबर आपका कितना आया, माइनस का gm अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, माइनस के gm अपॉन r स्क्वायर, ठीक है जी। कर लोगे ना। तो देखो फर्स्ट केस में आपने निकाल दिया है, आउटसाइड जो फर्स्ट केस था यानी सॉलिड स्फीयर के बाहर आपको निकालना था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड, तो आपने निकाल दिया है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, देखो ये वाला फॉर्मूला देख लो, यहाँ तक तो समझ में आया, दो पोटेंशियल है और ये क्या है, फील्ड है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पर पता है क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, या इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, जैसे आप ई से डिनोट करते थे, है ना, लेकिन बुक में वगैरह में एफ से कर रखा है तो इसलिए एफ से कर रहे हैं, उसे ई से या आई से डिनोट कर रहे थे आप। देखो कैसे, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, देखो ध्यान देना, आपके पास फॉर्मूला था एफ बराबर माइनस ऑफ ग्रेडियंट यू, है ना, ग्रेडियंट यू, ये था ना आपके पास फॉर्मूला। और यू का तो मैंने फॉर्मूला करा रखा है प्रूफ, यू बराबर क्या होता है, माइनस का जी एम ई एम अपॉन आर, क्लियर है ना। ये फॉर्मूला होता है यू का, पढ़ाया था ना मैंने, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का इसी यूनिट में डेरिवेशन कराया था, ठीक है। वहां से देखो ये है u बराबर इतना निकल के आया था, देख लो चाहे। तो अब देखो ध्यान देना, f बराबर माइनस का ग्रेडियंट u की वैल्यू रखो, कितना है, माइनस का जी एम ई एम अपॉन आर, ये जो m है ना उधर इस अपॉन में लेके आओ तो बन जाएगा f अपॉन m, और माइनस का ग्रेडियंट है ना, ये बचेगा माइनस का जी एम ई अपॉन आर, ठीक है जी। और देखो f अपॉन m क्या था, याद करो, f अपॉन m क्या था, याद होगा आपके, f अपॉन m आई था, आई, इसे मैंने कहा था इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसे आप किससे डिनोट करते थे, इसे आप डिनोट करते थे आई से या कैपिटल ई से, क्लियर है। तो यहाँ पर जो फील्ड आ रहा है ना, ये ग्रेविटेशनल फील्ड, ये वास्तव में आई है, ठीक है, लेकिन क्या है, एफ से इसलिए डिनोट कर रहे हैं क्योंकि कई बुक्स में एफ से ही कर रखा है और अधिकतर एफ से ही डिनोट कर रहे हैं, तो एग्जाम में भी एफ से ही आने की संभावना है पूरी, तो इसलिए एफ से डिनोट कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब किससे है, ग्रेविटेशनल फील्ड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड से ही है, ठीक है। मैंने हर बार ये बात बताई है, ऑफलाइन में ऑनलाइन में जहाँ भी, एक बात आपने 12th क्लास में पढ़ी होगी, इंटेंसिटी ऑफ, वहाँ पे पढ़ा होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पढ़ा है। तो मैंने कहा था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हैं, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हो, तो डेरिवेशन दोनों के लिए आए, बात एक ही थी। तो इसका मतलब है जो इंटेंसिटी होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो उसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हो, बात एक ही है, ठीक उसी प्रकार इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कह लो या ग्रेविटेशनल फील्ड कह लो, बात एक ही है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का डेरिवेशन आए तो आप समझना कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ही कह रहा है, बात समझ में आ रही है। यानी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र, दोनों का जो डेरिवेशन है एक ही है, ठीक है। क्योंकि गुरुत्वीय क्षेत्र जो है ना, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो एक रीजन है, वो तो है ना, तो उसकी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो तो आई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एफ यूज हो रहा है वो बेसिकली क्या है, आई है, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। चलो, तो मैं बात कर रहा था ये फॉर्मूला कहाँ से आया, एफ बराबर माइनस ग्रेड यू, ये तो पढ़ा है आपने फर्स्ट यूनिट में, यू यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ये फॉर्मूला होता है, देख लो मैंने करा रखा है डेरिवेशन, जहाँ पे कराया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। तो वहाँ पे ये कराया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, तो यू का मान रखा, ये जो एम है इधर ले आओ क्योंकि ग्रेडियंट एक तरीके का डिफरेंशियल ही है, डिफरेंशियल से कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो अपोन में आ गया, और एफ अपोन एम क्या होता है मैंने बताया, आई, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये आई है, लेकिन यहाँ पे इसे किससे डिनोट कर रहे हैं, एफ से, ठीक है,
ये एफ डैश कह लो आप थोड़ी देर के लिए, तो माइनस का ग्रेड, और ये क्या बचा, ये तो v है। देखो ये फॉर्मूला आना गया ये वाला, लेकिन मैंने कहा कि अब इसे किससे डिनोट कर रहे हैं आप, f से। किसे, f अपॉन m को। क्लियर है। लेकिन वास्तव में क्या है, f अपॉन m है यानी I है, यानी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक है, तो ये बड़ा कन्फ्यूजन कर रखा है, अधिकतर क्या आता है f करके ये डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, अब मैंने आपको बता दिया I है या E है, जिसे आप इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। क्लियर है, तो ये समझ गए होंगे फॉर्मूला कहाँ से आया। ठीक है, तो अब ज़्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है, ये चीज़ें मैंने समझा दी हैं, अलग को लिख लेना इसे, है ना। देखो अब हम कर रहे थे मेन टॉपिक पे आओ, हम कर रहे थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है, और ग्रेविटेशनल फील्ड किसके कारण, सॉलिड स्फीयर के कारण। उसके 3 केस होंगे मैंने बताया। तो पहला केस क्या है, आउटसाइड द स्फीयर या सरफेस। तो आउटसाइड के लिए हमने पोटेंशियल ये निकाल लिया है और फील्ड ये निकाल लिया है, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। ठीक है, और ये कैसे निकाला मैंने बताया, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और कैसे आया अभी मैंने बता दिया है। ठीक है, चले फिर आगे। तो फिर इसके बाद हेडिंग डालो, देखो आउटसाइड की सहायता से सरफेस के लिए कर लो, या इनसाइड निकालो और फिर उसकी सहायता से भी सरफेस के लिए हो सकता है। तो आउटसाइड की सहायता से ही कर लो। तो सेकंड हेडिंग क्या हो जाएगी, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस या ऑन द स्फीयर, स्फीयर के ऊपर। क्लियर है, तो स्फीयर के ऊपर स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के। क्लियर है ना। और ये पॉइंट पी कहाँ जाएगा, पॉइंट पी यहीं आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्मॉल आर। स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, तो पता है कुछ नहीं करना, बस स्मॉल आर की जगह क्या रख देना है, कैपिटल आर। ठीक है, और कुछ नहीं करना, सारा डेरिवेशन सेम है। ठीक है, तो बस ये लिखना है, इन दिस केस लिख देना, इन दिस केस डायग्राम बना लेना, लिखना इन दिस केस, इस स्थिति में स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। ठीक है, बिकॉज पॉइंट पी इज ऑन द सरफेस। पॉइंट पी कहाँ पर होगा, सरफेस पर, तो स्मॉल आर की जगह क्या है, कैपिटल आर। तो देन देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वी बराबर माइनस का जी एम, स्मॉल आर की जगह क्या आएगा, कैपिटल आर। ठीक है, बात समझ में आई। चलो और देखो एंड ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, एफ बराबर माइनस का जी एम, स्मॉल आर की जगह रख दो कैपिटल आर, इतना हो जाएगा। ठीक है जी, बस है ना, ये सरफेस के लिए हो गया है, नोट कर लो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और थर्ड केस किसका है, अब थर्ड केस है आपका इनसाइड, बात करेंगे। ठीक है, ठीक है जी, तो चलो नोट कर लो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पर। देखो थर्ड पार्ट में डायग्राम भी अलग बनाना पड़ेगा, है ना, तो इसे मैं रफ कर देता हूं। दोनों पार्ट है ना हो गए, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मेन बात बस यही है, यहाँ पर F से डिनोट करेंगे, लेकिन वास्तव में वो क्या है, I है। ठीक है, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो और ध्यान रखने का इसमें कुछ है भी नहीं, बस उस फॉर्मूले में आप कंफ्यूज हो सकते थे कि F बराबर माइनस ऑफ ग्रेडियंट, आपने पढ़ा है U, तो V कहाँ से आया, मैंने लिखा था ना V यहाँ, तो वो कैसा है मैंने आपको बता दिया है। अब देखो केस थर्ड क्या है, केस थर्ड थोड़ा सा समझने का है ना। तो क्या है, इनसाइड, इनसाइड बात कर रहे हैं, यानी भीतर, अंदर। अब देखो अब R कम हो जाएगा, R क्या है, पॉइंट P की डिस्टेंस, तो पॉइंट P भीतर है ना इस बार। तो देखो ये डायग्राम बना लो, थोड़ा बड़ा सा बनाएंगे जिससे अच्छे से समझ में आए आपको। ठीक है जी, देखो ध्यान देना, सेंटर O और रेडियस इसकी आपको पता है, कैपिटल R मानते हो, है ना, कैपिटल R, और पॉइंट P भीतर मानना है, तो मान लो यहाँ पे है, तो है ना, पॉइंट P मान लो जैसे यहाँ पे है, तो एक क्या क्या ड्रॉ कर दिया, एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया, है ना। यहाँ पर क्या है, पॉइंट P है। ठीक है, पॉइंट P, और पॉइंट P भीतर है इस बार, और पॉइंट P तक की जो डिस्टेंस होती है वो स्मॉल r मानते हैं, तो ये क्या है, स्मॉल r। ठीक है, और ये पूरी रेडियस है, आपको पता है रेडियस है किसकी, इस पूरे सॉलिड स्फीयर की। ठीक है, जिसके
बाहर अभी आपने निकाला था पोटेंशियल और फील्ड, अब उसके भीतर निकालना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है बात। तो ये जो सेंटर है ये बीच में को बनाना है ना, तो आप प्रकार से बनाएंगे तो अच्छे से बनेगा। ध्यान देना, अब यहाँ तक समझ में आ रहा है। पॉइंट पी भीतर है तो हमने यहाँ मान लिया, और पॉइंट पी के चारों ओर एक सरफेस ड्रॉ कर दिया। वो क्या होगा, ये जो सरफेस है देखो ये पूरा क्या है, सॉलिड स्फीयर। तो ये भी क्या है, ये भी तो सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर के भीतर भी जो एक आकृति है वो भी क्या है, सॉलिड स्फीयर ही है। ठीक है, ये भी एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। क्लियर है। अब देखो ये डेरिवेशन कैसे होगा, यहाँ तक की तो बात हमने की। तो यहाँ देखो इस पूरे सॉलिड स्फीयर के कारण आपको निकालना है पोटेंशियल, ध्यान देना, लेकिन भीतर निकालना है। ठीक है, इस पॉइंट पर निकालना है, लेकिन किसके कारण निकालना है, पूरे सॉलिड स्फीयर के कारण। तो पूरा सॉलिड स्फीयर को दो भागों में डिवाइड करेंगे हम, यानी पूरे सॉलिड स्फीयर का जो पोटेंशियल है वो तो V है। तो इतने सॉलिड स्फीयर का जो पोटेंशियल है उसे मान लो V1। तो V1 और इतने का जो पोटेंशियल है उसे आप क्या मान लो, V2। तो पहले ये इसके कारण निकाल लो, फिर इतने के कारण निकाल लो और दोनों को जोड़ लो। ठीक है, तभी निकलेगा। देखो कैसे, आप देखो इसके कारण निकालना तो बहुत आसान है। ठीक है, निकालेंगे अभी, हाँ चलो पहले इसी के कारण निकाल लेते हैं, यानी पहले इसके कारण निकाल लो, है ना, V1। तो देखो देन, क्लियर है। V1 बराबर आप बताएं क्या हो जाएगा, बोलो। आप तो बोल नहीं सकते, मैं बताता हूँ। देखो फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना, इस देखो फॉर्मूला मैंने बताया क्या होता है, V बराबर माइनस का GM/R, लेकिन यहाँ रेडियस कितनी है R, और इसका मास नहीं पता आपको, है ना। तो इसका सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, मास। तो मास का फॉर्मूला एक बार आपको पता है तो पहले मास से निकाल दो, है ना। साइड में देखो आपको फॉर्मूला पता है, डेंसिटी बराबर ये जो सॉलिड स्फीयर है ना इसकी मास डेंसिटी कितनी मान लो, ρ। आपको पता है, देखो कोई 1D स्ट्रक्चर हो तो उसकी मास डेंसिटी लैम्डा मानते हैं, है ना, और कोई 2D स्ट्रक्चर हो तो उसकी मास डेंसिटी यानी घनत्व, द्रव्यमान घनत्व, ठीक है, कितना मानते हैं। कोई 2D स्ट्रक्चर हो, सरफेस हो, पृष्ठ, सिग्मा मानते हैं, और कोई 3D स्ट्रक्चर हो तो उसकी मास डेंसिटी ρ मानते हैं। ठीक है, यानी घनत्व, ठीक है, द्रव्यमान का घनत्व कितना मानेंगे, ρ। तो आपको एक फॉर्मूला बताया, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, पता है ना। तो यानी डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। 3D के लिए बात हो रही है, 3D में वॉल्यूम होता है ना, आयतन। तो यहाँ से बताओ मास बराबर क्या आ जाएगा, है ना, ρ इंटू V। और V क्या है, हम पहले इसके लिए बात कर रहे हैं। तो V क्या है, इसका वॉल्यूम। तो इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, आपको बताया ये स्फीयर है और स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। R कितना है, स्मॉल r। ठीक है, तो इसका मास ये हो जाएगा। क्लियर है। तो V1 बराबर देखो आपको पता है फॉर्मूला ये होता है GM/R। M की जगह क्या आएगा, ये ρ इंटू 4/3 पाई r क्यूब, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में वो डिस्टेंस, ठीक है, जिस पर आप निकाल रहे हैं क्या, पोटेंशियल। तो वो डिस्टेंस तो यही है, पॉइंट P पे तो निकाल रहे हैं, तो R, तो अपॉन में भी क्या आएगा, R। ठीक है, फॉर्मूला वही है, माइनस के GM/R होता है ना फॉर्मूला, तो वही है ये फॉर्मूला। क्लियर है। मास आपको नहीं पता था इस स्फीयर का, तो आपने निकाल लिया है यहाँ से। ठीक है, इस स्फीयर का मास कैसे निकाला, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके, और वॉल्यूम इसी स्फीयर का कैसे है, क्योंकि इसी की तो रेडियस ले रहे हैं तो इसी का वॉल्यूम आएगा। समझ गए। तो यहाँ से एक R कट जाएगा, तो V1 बराबर क्या आएगा, माइनस का G, है ना, या 4/3 पहले लिख लो, माइनस का 4/3 पाई GR²। क्लियर है, ये V1 निकल गया है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो, अब मैंने कहा इस पूरे सॉलिड स्फीयर का निकालना है आपको पोटेंशियल, तो पहले इसके कारण निकालो और फिर इसके कारण निकालो। तो इसके कारण निकालने के लिए देखो, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे तो एक स्मॉल एलिमेंट मानते थे, तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट मानेंगे इस भाग में। तो एक स्मॉल एलिमेंट बना लो इस तरीके से, है ना। ठीक है, चलो, तो स्मॉल एलिमेंट ऐसे तो होता है, एक सूक्ष्म अवयव,
क्लियर है? ये वाला, ये क्या है? स्मॉल एलिमेंट। बस समझते चले जाओ ना, पूरा समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा धैर्य के साथ समझो। ये मत सोचो अभी कि ये काम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कारण हर चीज़ का दूंगा मैं, है ना, लेकिन पहले शांति से समझो। देखो कैसे, तो मैंने कहा इसके कारण और इसके कारण दोनों को जोड़ दो पोटेंशियल को, तो पूरे के कारण आ जाएगा। तो इसके कारण पोटेंशियल V1 मान के हमने निकाल दिया है। अब इसके कारण निकालना है, तो इसके कारण निकालना है ना, तो पहले इसके कारण निकाल लो, स्मॉल एलिमेंट के कारण, और फिर इसके कारण निकालना है। तो आपको पता है स्मॉल के कारण निकलना होता है, और पूरे के कारण, कंप्लीट के कारण निकालना है यदि, तो इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो पहले इसके कारण निकाल लो, फिर इंटीग्रल कर देंगे, इतने के कारण आ जाएगा। ठीक है ना? तो देखो इसकी जो मोटाई है, विड्थ है, वो मान लो कितनी है? dx, और ये कितनी डिस्टेंस पर है? ये मान लो x डिस्टेंस पर है। ठीक है, बात समझ में आई? तो पहले आप एक काम करो, इसके लिए निकाल लो पोटेंशियल, और इसके लिए यदि निकल गया तो फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इतने का आ जाएगा। क्लियर है? देखो, तो इसका मतलब है इसके लिए पोटेंशियल निकालना है तो पहले इसका मास भी तो पता होना चाहिए, इसका मास। तो पहले इसका मास निकालो, क्योंकि देखो यहाँ भी पोटेंशियल इसके लिए निकालना था तो इसका मास की जरूरत पड़ी है नहीं, तो अब इसका पोटेंशियल निकालना है तो इसके मास की जरूरत पड़ेगी। देखो कैसे, तो मास निकालो पहले। तो देन मास ऑफ, यानी द्रव्यमान किसका? स्मॉल एलिमेंट, इसका स्मॉल एलिमेंट का। और ये स्मॉल एलिमेंट है क्या? ये पता है क्या है? ये गोलीय कोश है, गोलीय कोश जिसकी मोटाई है कुछ, गोलीय कोश यानी स्फेरिकल सेल। ये एक स्फेरिकल सेल है जिसकी थिकनेस है, कितनी थिकनेस है? dx। तो स्मॉल एलिमेंट क्या है? स्फेरिकल सेल। ठीक है, वो जो फर्स्ट केस में आउटसाइड निकालने में जो स्फेरिकल सेल माने थे वो बहुत थिन थे, उनकी मोटाई बहुत कम थी, थिन स्फेरिकल सेल थे ये। लेकिन ये कैसा है? ये थिक स्फेरिकल सेल है, थिक, इसकी मोटाई है कुछ। ठीक है, तो मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट यानी स्फेरिकल, थिक भी लिख लो, थिक स्फेरिकल सेल। ठीक है जी, तो मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट यानी थिक स्फेरिकल सेल। तो मास बराबर होता है, आप जानते हो, मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, है ना। तो रो है डेंसिटी, तो घनत्व, और वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा? वॉल्यूम बताओ इसका वॉल्यूम हो जाएगा। देखो मैंने एक बात बता रखी है आपको कि आयतन निकालने के लिए एरिया में मल्टीप्लाई कर दो किसी डिस्टेंस वाले एलिमेंट की, तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा ना, इसका कितना हो जाएगा? a इंटू डी एक्स। ए क्या है? एरिया, क्षेत्रफल, और ये क्या है? ये स्फेरिकल सेल है, और स्फेरिकल सेल यानी गोलीय कोश का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। जो गोले की आकृति का होती है ना, स्फेयर की आकृति, उसका एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। आर यानी डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर इसकी, इस आकृति की डिस्टेंस कितनी है? x। तो यहाँ क्या आएगा वॉल्यूम निकालने के लिए? a की जगह आ जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स। तो वॉल्यूम ये निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे मास निकालना है तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। डी एक्स क्यों है? क्योंकि ये इसकी मोटाई है, तो एरिया इंटू कोई सा भी डिस्टेंस का एलिमेंट, वो क्या बन जाता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम निकल गया, रो से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या होता है? मास। तो क्या निकल जाएगा? ये मास निकल जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? क्योंकि द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुना घनत्व। क्लियर है यहाँ तक? तो मास निकल गया। अब इसका पोटेंशियल निकाल दो, तो देन पोटेंशियल, तो देन पोटेंशियल किसका? पोटेंशियल ऑफ, बोलो किसका पोटेंशियल? इसका, स्मॉल एलिमेंट का। पोटेंशियल का फॉर्मूला है ना, क्या होता है? आपको पता है, माइनस का g और m, m यानी मास, ये रहा। ठीक है, कितना है ये? 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू रो। ठीक है जी, अपॉन में देखो डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी लोगे? x। ठीक है ना, समझ गए? क्योंकि यहाँ पे तो है ये, तो क्या आएगा? x। बात समझ में आई? तो कितना आया आपका? यह आ जाएगा माइनस का g, एक x कट जाएगा,
या 4 पाई पहले ले लो, तो माइनस का 4 पाई जी एक्स रो इंटू डी एक्स। तो स्मॉल एलिमेंट का निकल गया, और आपको पता है स्मॉल एलिमेंट का निकल गया तो पूरे का निकालना है, तो क्या कर दें, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रल कर लो ध्यान देना। तो देन पोटेंशियल फिर किसका निकल के आएगा, पोटेंशियल V2 निकल के आएगा, यानी इतने भाग का। ठीक है, तो देन पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ रहने दो, पोटेंशियल V2 बराबर क्या आएगा, इंटीग्रल इस सारे का, माइनस बाहर है ले लो, 4 पाई जी और x इंटू रो इंटू डी एक्स। और देखो इतने भाग का निकालना है ना पोटेंशियल, तो लिमिट देखो कहाँ से कहाँ तक आएगी, r से लेकर, है ना, r तक, स्मॉल r से लेकर, स्मॉल r से स्टार्ट कर रहे हो ना, ये वाला पार्ट स्मॉल r से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, कैपिटल R तक, और डिस्टेंस की लिमिट लेनी है तो स्मॉल r से कैपिटल R आपकी लिमिट आ जाएगी। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर लो, है ना, वीडियो को पोस्ट करके कर लो इसका इंटीग्रेशन। चलो मैं ही कर देता हूँ, आप भी कर लो वीडियो को पोस्ट करके। फिर देखो 4 पाई बाहर आएगा, माइनस तो बाहर है ही, और आपका जी भी बाहर आएगा, रो भी बाहर आएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो जाएगा स्मॉल r से कैपिटल R। ठीक है जी। देखो 2 2 जा 4, तो माइनस का 2 पाई जी इंटू रो, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है जी, तो V1 भी निकल गया और V2 भी निकल गया। अब आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। ठीक है जी, तो यहाँ तक नोट कर लो। ठीक है जी, तो मैं इधर का रफ कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। अब मैंने कहा कि पूरे का निकालना है सॉलिड स्फीयर का, तो मैंने कहा इतने के कारण निकाल लो V1 और इतने कारण निकाल लो जिसे V2 माना, तो पूरे कारण निकालना है तो V1 प्लस V2 हो जाएगा, जो किसके बराबर होगा, V के, यानी पोटेंशियल ऑफ सॉलिड स्फीयर इनसाइड। ठीक है, तो देखो अब मैंने बताया V बराबर क्या है, V1 प्लस V2, तो V1 और V2 की वैल्यू रखो और V बराबर हो जाएगा, तो V बराबर V1 प्लस V2, और V क्या है, V है पूरे सॉलिड स्फीयर के कारण पोटेंशियल, तो लिखो देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू कंप्लीट सॉलिड स्फीयर इनसाइड इट, इसके भीतर। तो V1 देखो, तो क्या लिखोगे, V बराबर V1 प्लस V2, और V1 कितना है, 4/3 पाई जी रो, और इनटू में क्या था, R स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल r स्क्वायर। बात समझ में आई। अभी लिखे थे ना V1 और V2, और देखो V2 कितना है, हाँ ये माइनस का था और ये भी माइनस का होगा। ठीक है, तो माइनस के क्यों है, क्योंकि वो कारण तब बताया था जब V का फॉर्मूला कराया था, वो वाला डेरिवेशन आप देख लेना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। देखो ये कितना है, 2 पाई जी इंटू रो, और यहाँ क्या था, R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो V1 और V2 की आपने वैल्यूज पुट कर दी है। चलो तो देखो कैलकुलेट कर लो, कॉमन देखो क्या आ रहा है, कॉमन देखो क्या आ रहा है, एक तो माइनस कॉमन ले लो, और 2 पाई भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, और जी भी कॉमन आ रहा है, रो भी कॉमन आ रहा है। तो देखो अंदर क्या बचा, एक तो यहाँ 2 बचा, ठीक है, 2/3 R स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा, प्लस, माइनस तो बाहर आ गया, R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ठीक है, तो V बराबर माइनस का 2 पाई जी इंटू रो। देखो इन दोनों को एक साथ ले लो एलसीएम, तो 3R स्क्वायर, 2R स्क्वायर माइनस 3R स्क्वायर, तो ये बचेगा, ये पहले लिख लो, तो ये बचेगा R स्क्वायर अपॉन 3। इन दोनों को एलसीएम लेके करोगे तो ठीक है, क्योंकि 3R स्क्वायर है ना, 2R स्क्वायर माइनस 3R स्क्वायर, तो माइनस का R स्क्वायर बचा, R अपॉन में 3 है ना। तो देखो एलसीएम ले लो, तो V बराबर माइनस का 2 पाई जी इंटू रो, और ये हो जाएगा 3R स्क्वायर माइनस स्मॉल R स्क्वायर अपॉन में 3। ठीक है जी, और ये जो अब आया है ना, इसे मास के टर्म में लो, मास यानी इस पूरे सॉलिड स्फीयर मास की टर्म में, तो इसका पूरे सॉलिड स्फीयर का मास कितना हो जाएगा, आप जानते हो मास बराबर होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम इसका पूरे का कितना है, पूरे का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3, क्योंकि पाई R क्यूब, क्योंकि स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई R क्यूब है ना, और R क्या है, इस पूरे की रेडियस। ठीक है,
और इनटू में क्या, डेंसिटी। तो इस सारे की जगह m रखना है, तो पहले ये सारा बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखो कैसे बनेगा, देखो 4 पाई कर लो इसका, 4 पाई कर लिया तो पता है क्या करा, यानी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो 2 से डिवाइड करा और यहाँ क्या बन गया 4 पाई। देखो 2 2 जा 4, अब भी बात वही है। आर क्यूब कैसे बनाए, तो आर क्यूब यहाँ लिख लो और आर क्यूब यहाँ भी लिख लो, बताओ कोई दिक्कत हो तो। आर क्यूब से डिवाइड, आर क्यूब से मल्टीप्लाई, ठीक है, और अपोन में 3 है ये लिख लिया, बताओ कोई दिक्कत हो। ये क्या है, आर क्यूब, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो 4/3 आर क्यूब तो बन गया, और इनटू में क्या है, रो, तो रो तो ये रहा हमारा, ठीक है, जी बाहर लिख लो और जो बचा सारा बाहर लिख लो, 3r² माइनस r², ठीक है। तो बेसिक चीज़ें आपके लिए, आर क्यूब से भाग करा, आर क्यूब से गुना कर दिया, 2 से भाग करा, 2 से गुना कर दिया, तो ये बन गया। और ये क्या है, m है, m, तो ये हो जाएगा v बराबर माइनस का, ठीक है, g, ठीक है, माइनस का g, और ये सारा क्या बन गया m, ठीक है, और ऊपर ये 3r² माइनस स्मॉल r² और अपॉन 2r³, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत हो तो आपका डेरिवेशन आ गया माइनस का gm अपॉन 2r³ इंटू 3 कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², ठीक है। तो ये आपने निकाल दिया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड, है ना। तो इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। और अब फील्ड निकाल दो, तो फील्ड कैसे निकलेगा यहाँ तक नोट करो, ठीक है। फील्ड निकालते हैं फिर, यह वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो मैं रफ कर देता हूं इधर का, ठीक है, यहां तक रफ कर रहा हूं मैं ना, आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब क्या निकालना है, फील्ड। तो फील्ड निकालने के लिए आपको फॉर्मूला वही लगाना है, F बराबर क्या है, माइनस ऑफ ग्रेडियंट V, है ना। चलो तो F निकालना है, तो माइनस ऑफ ग्रेडियंट V, यानी इस तरीके से। तो माइनस का d अपॉन dr और V का मान रख लो ये वाला, माइनस का gm अपॉन 2r³ और इंटू 3r² माइनस स्मॉल r²। कांस्टेंट बाहर निकाल लो, r कैपिटल R भी कांस्टेंट है, रेडियस है, बदलेगी नहीं। स्मॉल r वेरिएबल है बस, क्योंकि स्मॉल r पॉइंट P की डिस्टेंस है और पॉइंट P कभी भीतर है, कभी बाहर है ना, और कभी सरफेस पर है, तो वो वेरिएबल है केवल। और r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें तो फिर वेरिएबल वही रहेगा। gm बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो gm अपॉन 2r³ बाहर आ जाएगा और डिफरेंशियल होगा केवल इसका 3r² माइनस r², ठीक है जी। F बराबर gm अपॉन 2r³, और ध्यान देना ये t नहीं है, r है, ठीक है। देख लिया करो, ऐसे ही कुछ छोटी छोटी गलती हो जाती हैं तो आप, है ना, आपकी जिम्मेदारी है। देखो r के रिस्पेक्ट में करोगे तो 3r², तो कांस्टेंट है, ऐसे रहेगा। और r के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल तो क्या होता है, पता तो है आपको, 0, और इसका क्या हो जाएगा 2r, ठीक है ना। 2 से 2 कट जाएगा, तो F बराबर आ जाएगा माइनस का gm स्मॉल r अपॉन r³, ठीक है। ये है ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द सरफेस या इनसाइड द स्फीयर, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, कर लोगे ना यहाँ तक। चलो तो ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हुआ, इसे बहुत अच्छे से आप तैयार कर लेना, ठीक है। 1-2 बार वीडियो को देखना, थोड़ा लेंथी था डेरिवेशन, लेकिन इम्पोर्टेंट है, आप इसे कर लेंगे, मुझे विश्वास है। अच्छे से करना, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो ये 3rd यूनिट में आपके जो डेरिवेशन थे वो 1-2 डेरिवेशन और बचे हैं, और फिर इसके बाद 3rd यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। और 4th यूनिट जो वेव मोशन है आपकी पेड बैच में चल रही है। यदि आप पेड बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, UPI ID, व्हाट्सएप नंबर और फ़ोनपे नंबर, तो उसमें आप देख सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए। और बाकी अपने अच्छे से पढ़ाई करते चलें, साथ साथ चीज़ों को तैयार कर लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द वेरी बेस्ट।